Okay, so I think more people are just going to join. We can start with the prayer. So just try to sit on your mat or in any comfortable pose. Everyone, please switch on your cameras and sit on your mat in any comfortable pose, keeping your spine straight, your neck vertebrae aligned to your spine. Place your palms on your knees. Try to please switch on your cameras. Okay, let's start with the prayer. Kindly sit on your mats. Please sit at one place. Keep your camera stable. Keep your hands in Dhyan Mudra. First finger should touch your thumb. On your knees, keeping your eyes closed. Take a deep inhale. Slow exhale. Inhale. Exhale. Try to relax your body and mind. We are going to chant Omkar 3 rounds. Take a long inhale. Now join your palms for Patanjali Stavan or yoga prayer. Inhale. Yogena chittasya padena vacha balam sharirasya cha vaidyakena yopakarotam pravaram munina patanjalim pranjaliranatosme. Gently rub your palms. Place it on your eyes. Absorb the energy. Slowly open your eyes. So, welcome again, everyone, at Sandesh Yoga. So today is the second day of our free workshop, and today we are going to learn some types of pranayam, relaxation techniques, meditation, yoga nidra, and at the end we would have a small session of on diet. So let's start with the practice of pranayam. So I would request you, Madhuri ma'am, please go ahead with the practice. Thank you. Thank you, Leena ji. Welcome once again, all of you. Hope the practical session, you got some awareness, you got some glimpse. आपने थोड़ा बहुत आज सुबह उठ के प्रैक्टिस किया होगा. आज हम ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में सुनेंगे और प्राणायाम के बारे में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे. प्राणायाम करने से पहले, जैसे मैंने कल भी बताया था, कोई भी आसन या प्राणायाम करने से पहले हल्का सा वार्म अप होना जरूरी है. हमने देखा था कि चेस्ट एक्सपेंशन कैसे किया जाता है. अगर चेस्ट एक्सपेंशन अच्छे से हो जाता है तो लंग्स और हार्ट के बीच वाली जो जगह है उसको स्पेस मिलती है और लंग्स अच्छे से फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, कैपेसिटी बढ़ सकती है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ सकती है. उसके पहले हम लोग हल्के से कुछ मूवमेंट्स करेंगे जो हमको प्राणायाम करने के लिए, ब्रीदिंग करने के लिए, श्वसन करने के लिए एक थोड़ी सी एनर्जी देंगे. उसके लिए हमको क्या करना है, मैं अपने मैट के एक तरफ हो जा रही हूँ. अब जो लोग एक चीज बताना चाहूंगी यहाँ पे, जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते, ओके, इस तरह से वज्रासन में नहीं बैठ सकते, या फिर जो लोग क्रॉस लेग नहीं बैठ सकते, वो चेयर पे बैठने नहीं है.
बैठने के बाद अपनी पीठ को सीधे रखेंगे और सीट को अच्छे से चेयर पे प्लेस, सरफेस है चेयर का उसके ऊपर धीरे से सीट बोन्स आपके रखेंगे। ओके, पीठ सीधी होनी चाहिए, स्पाइन सीधी होनी चाहिए। तो जो वार्म अप सेशन है उसके लिए हम लोग रेडी हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं अपने पैरों को मोड़ के पीछे की तरफ वज्रासन, ये वज्रासन में बैठे हूँ मैं इस तरह से। ये बहुत ही स्लो और जेंटल, बहुत ही आराम से हमको करना है। मैं कोई डायनामिक मूवमेंट नहीं करूंगी। धीरे से श्वास आसन होगा और श्वास छोड़ते समय नीचे झुकेंगे। तो वज्रासन में बैठ जाइए सब लोग। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे से उसको छोड़ देंगे। श्वास लेते हुए हम दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, ऊर्ध्वाधर में दोनों हाथ ऊपर, हथेलियां अंदर की तरफ, हाथों की उंगलियां सीलिंग की तरफ या छत की तरफ सामने देखना है और धीरे से हमको अपने घुटनों पे आना है। पूरी तरह से स्ट्रेच करेंगे, होल्ड द पोजीशन, गहरी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। सांसों को लेते रहना है, पूरी तरह श्वास लेना है और छोड़ना है। अब श्वास छोड़ते समय मैं धीरे से अपनी सीट को अपने एड़ियों पर रखूंगी और फिर से श्वास छोड़ते समय आगे झुकूंगी। आगे झुकते समय आप अपने हाथ जमीन पर टच कर लीजिए। टेल बोन यानी स्पाइन का सबसे निचला हिस्सा आपको पीछे पुश करना है, जमीन की तरफ देखना है, स्पाइन को लंबा करना है, आगे की तरफ हाथों को आराम से श्वास को लेना है और छोड़ना है। अब फिर से एक बार श्वास लेना है, धीरे से इस पोजीशन में आके हाथों को उठाना है अपने घुटनों पर, पूरी तरह से हाथों को ऊपर खींच लीजिए सीने की तरफ, नजर सामने। श्वास लेते रहिए, छोड़ते वक्त फिर से हम लोग अपने पैरों पर, हील्स पर बैठेंगे और हाथों को सामने जमीन पर रखेंगे। हाथों को आगे खींचना है, सीट को नीचे पुश करना है और अपनी जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी जो है, वर्टेब्रल कॉलम जो है, उसको लंबा होते हुए देखना है। पूरा आपका ध्यान आपके स्पाइन पर, पीठ पर, अपनी स्पाइन को, अपनी रीढ़ की हड्डी को लंबा होता हुआ देखना है। फिर से एक बार श्वास लेंगे, हाथों के ऊपर धीरे से सीट को उठाएंगे, हाथों को पास में लाते हुए हाथ उठाएंगे, नजर सामने, दोनों पैर में पूरा वेट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए। कमर से लेके घुटनों से लेके अपने शरीर को पूरी हाथों की उंगलियों तक आपको खींचना है। Try to extend your arms towards the ceiling and feel the stretch. Gently exhale and one more repeat. Pull down, touch your feet on your heels, touch your palms on the floor. Stretch your arms nicely, extend your arms, lengthen your spine. Keep looking down. Try to touch your abdominal region, chest region on your thighs and feel the lengthening of your spine. Keep your spine parallel to the floor. Keep looking down. Keep breathing. And slowly and gently with inhalation, lift your upper body up. धीरे से अपने हाथों पर आइए, मांजरी आसन में। दोनों पैरों को साथ में लाना है और हम लोग प्राणायाम के लिए रेडी है। पूरी तरह से वार्म अप हो चुका है। बैठने की स्थिति जो है, अभी मैं वज्रासन में बैठी हूँ। अगर आप नहीं बैठ सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है।
क्रॉस लेग है या जैसे हम रेगुलर सिटिंग पोजीशन में बैठते हैं। दूसरा जो है एक पैर अंदर एक पैर बाहर, स्वस्तिकासन। ये बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन है, कल हमने इसकी बात की थी। यहाँ पे आपके सीट बोन्स को पूरी तरह से जमीन पर टच होना चाहिए। रीढ़ की हड्डी जो है पूरी तरह से लंबी होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। दोनों हाथ आपके घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में या फिर आराम से रखे हुए, शोल्डर्स आपके पीछे खींचे हुए, चेस्ट एक्सपेंशन जरूरी है। चिन को उठाए रखना। जब भी हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो चिन जो है हमारी जो बॉडी है वो पूरी तरह से पैरेलल होनी चाहिए जमीन पर, इस तरह से गिरी हुई नहीं, तो आपका श्वास रुक जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए अगर श्वास का अभ्यास करना है, प्राणायाम का अभ्यास करना है, तो आपको अपना चेहरा पूरा उठाया हुआ रखना है, शोल्डर्स नीचे और पीछे। ये सिटिंग पोजीशन। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते वो कृपया चेयर में बैठ के भी अपनी पीठ को सीधा रख सकते हैं। अगर आपको नीचे बैठने में तकलीफ हो रही है तो इस तरह से हम लोग छोटे पिलो लेके उसके ऊपर भी हम लोग बैठ सकते हैं। बहुत ही सामने की तरफ बैठना है ताकि आपके पैरों को तकलीफ ना हो। तो पैरों के ऊपर का जो वेट है वो निकल जाता है और ऑटोमेटिकली ये आपके रीढ़ की हड्डी या स्पाइन को सीधा रखने में हेल्प करेगा। पेल्विक फ्लोर को रेज कर देता है और जो पीठ वाला दर्द है बैठने के बाद जो प्राणायाम होता है वो निकल जाता है। तो ये एक अच्छी स्थिति है। आंखें बंद करेंगे हम लोग और पहला हमारा जो क्रिया है वो है नाड़ी शुद्धि क्रिया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Gently close the eyes. मैं जो इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ प्लीज उसको फॉलो कीजिए। पीठ को सीधा रखेंगे, आंखें बंद और अपने राइट हैंड की प्रणव मुद्रा करेंगे। नाड़ी शुद्धि क्रिया। राइट हाथ, राइट अंगूठा आपके राइट नॉस्ट्रिल पे रहेगा और आपकी रिंग फिंगर और छोटी उंगली जो है वो आपकी लेफ्ट साइड में रहेगी। ठीक है, पहली दो उंगलियां अपने हाथों की तरफ इस तरह से बेंड रखेंगे। राइट नॉस्ट्रिल में बंद कर रही हूँ, लेफ्ट से श्वास ले रही हूँ, धीरे से श्वास लूंगी। 1 2, लेफ्ट नॉस्ट्रिल में बंद कर रही हूँ और धीरे से राइट से छोड़ूंगी। 1 2 3 4। अब मैं राइट से श्वास ले रही हूँ, लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद रखा है, श्वास लेना है। 1 2, राइट क्लोज कर रही हूँ, लेफ्ट को ओपन कर रही हूँ। एक्सहेल 1 2 3 4। इस तरह से हम करेंगे 10 राउंड्स। लेफ्ट से श्वास लीजिए। 1 2, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए राइट नासिका से श्वास छोड़ेंगे। 1 2 3 4। कंटिन्यू। राइट से श्वास लेंगे। 1 2, लेफ्ट से श्वास को छोड़ेंगे। 1 2 3 4। फिर से लेफ्ट से श्वास लेंगे। 1 2, राइट से छोड़ेंगे। 1 2 3 4। राइट से श्वास लीजिए। 1 2, लेफ्ट से छोड़ना है। 1 2 3 4। और एक बार लेफ्ट से श्वास लेंगे। 1 2, राइट से छोड़ेंगे। 1 2 3 4। राइट से श्वास लेंगे। 1 2, लेफ्ट से छोड़ेंगे। 1 2 3 4।
कंटिन्यू कीजिए और 2 राउंड्स लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट एक राउंड होगा नाड़ी शुद्धि क्रिया का। हमारे लेफ्ट साइड पे ईड़ा नाड़ी होती है और राइट साइड पे पिंगला नाड़ी होती है। ये दोनों नाड़ी की शुद्धि क्रिया है। पूरी एनर्जी सुषुम्ना नाड़ी में चैनलाइज की जाती है। The ida and the pingala is completely cleansed. The complete energy, vital force, vital energy is channelized to the सुषुम्ना नाड़ी। सेंटर में है। करते हुए हमारे मन को बहुत ही अच्छी तरह से शांत कर सकते हैं। पीसफुल, काम, स्ट्रेस से पूरी तरह से टेंशन से वो पूरी तरह से वो निकाल सकते हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं। हाई बीपी, लो बीपी, हार्ट पेशेंट्स, कार्डियक प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इस तरह से इसके बेनिफिट्स हैं। इस सभी लोगों को सभी हेल्थ डिसऑर्डर्स के लिए हम लोग नाड़ी शुद्धि क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। ये हमारी नाड़ी शुद्धि क्रिया का अभ्यास है। आंखें बंद रखना है और अपने श्वासों की तरफ पूरा ध्यान, अपना हाथ राइट घुटनों पे रख देना है और पूरी तरह से अपनी श्वास पर ध्यान। Feel the changes. नाड़ी शुद्धि करने के बाद जो भी चेंजेस आए हैं उनको अनुभव करना है। जिनको नींद की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, इसलिए भी ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। हम लोग इसको 10 राउंड्स से लेके पूरी तरह से 3 मिनट 5 मिनट तक बढ़ा सकते हैं विद प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस। सुबह उठने के बाद एम्प्टी स्टमक हम कर सकते हैं, सारा बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर शाम को करना है खाना खाने के बाद 4 से 5 घंटे बाद आप कर सकते हैं। पूरा ध्यान अपने सांसों पर। आगे बढ़ते हैं, पूरा श्वास आप लेके जाएंगे नाभि तक। तो इस यहाँ में 2 से 3 काउंट होगी और फिर डबल काउंट्स के लिए आपको छोड़ना है। एक्सलेशन शुड बी डबल द इनहेलेशन। तो श्वास हम छोड़ेंगे वो लेने से डबल होना चाहिए। श्वास हम लेंगे उससे डबल श्वास हम छोड़ेंगे। श्वास लेंगे, इनहेल 1 2, fill up your chest, fill up your lungs, exhale 1 2 3 4। आपका पूरा ध्यान आपके नाभि पर। श्वास लेंगे, इनहेल 1 2, exhale 1 2 3 4। लेट द ब्रेथ और 3 बार हम करेंगे। श्वास लेंगे 1 2, श्वास को छोड़ेंगे 1 2 3 4। इनहेल 1 2, exhale 1 2 3 4। Inhale 1 2, exhale 1 2 3 4। Inhale 1 2, exhale 1 2 3 4। Let the breaths पेट तक, नाभि तक आप ये लेके जा सकते हैं। कंटिन्यू। इसको अब्डोमिनल ब्रीथिंग बोला जाता है। अपना अवेयरनेस अपने स्पाइन की तरफ
रखना है, पीठ को सीधा रखना है, सीट बोन्स को जमीन पर टच करना है, अपने दोनों हाथों को घुटनों पे रखना है, शोल्डर्स नीचे खींचे हुए और नीचे खींचे हुए, गर्दन सीधी, सिर दोनों शोल्डर के बीच में। अब हमारा श्वास हम लेके जाएंगे चेस्ट लेवल पर, जो रिब्स है उसकी लास्ट रिब जो है वहां तक हमको लेके जाना है, छाती का पिंजरा। श्वास लेना है और छोड़ना है। अब इसकी लंबाई थोड़ी कम होगी, the length will be reduced. Short breaths, inhale, exhale. 10 बार करेंगे हम, आपके मन, inhale, exhale. Feel the movement. Inhale, exhale. Inhale, feel the raising of your chest, fill up your lungs, and exhale completely. Inhale, exhale. 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 One last time. Inhale and exhale. Feel the changes. इसको thoracic breathing बोलते हैं। स्ट्रेस को रिलीज करना, टेंशन को रिलीज करना, इमोशंस और फीलिंग्स को बैलेंस करना। अच्छी नींद के लिए इस तरह से हम ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अब और थोड़ा शॉर्ट होगा, अपने नाक के टिप तक, ओके, द नॉस्ट्रिल, टिप ऑफ योर नॉस्ट्रिल, दिस इज कॉल्ड क्लैविकुलर ब्रीदिंग। और इसको पूरा जब हम करेंगे तो योगिक ब्रीदिंग हो जाता है। थोड़ा फास्ट होगा, पूरा ध्यान दीजिए, आपके मन डीप सीधे, इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale, 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 inhale, exhale. It's like pumping the lungs, maximum lungs, improving the strength of your lungs. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Continue 10 seconds तक करना है। Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. नाभि तक जाने दीजिए श्वास को। इस तरह से लेगी ब्रीदिंग, चेस्ट ब्रीदिंग और क्लैविकुलर ब्रीदिंग पूरी तरह से योगिक ब्रीदिंग कहा जाता है। और ये अगर हम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करते हैं, 3 मिनट तक, 5 मिनट तक, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छे बेनिफिट्स, पीसफुलनेस, कामनेस, works on the psychological disorders, depression, frustration, fear, anxiety। और अभी जो हमारा जो कोविड सिचुएशन चल रहा है उसके ऊपर बहुत ही बढ़िया काम करता है। लंग्स को पूरी तरह से ताकतवर बनाता है, उसकी फंक्शनिंग को बढ़ाता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, ऑक्सीजन स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाता है। फील द चेंजेस। हम प्राणायाम का अभ्यास कर रहे, पूरी तरह से अपना ध्यान अपने श्वासों के ऊपर रखिए। जो श्वास आप ले रहे हो उसकी ठंडक को महसूस कीजिए। Coolness of your inhalation, touching the inner walls of your nostrils. Feel the warmth of your exhalation, touching the inner walls of your nostrils. तो हवा हम श्वास छोड़ रहे हैं, उसकी गर्मी को महसूस कीजिए। श्वास ले रहे हैं, उसकी ठंडक को महसूस कीजिए और पूरा ध्यान अपने श्वासों पर रखिए। तो मन में विचार आ रहे हैं उनको धीरे धीरे कम करना। और आगे बढ़ेंगे। अगला जो चैंटिंग है
ओंकार चैंटिंग है। उसके पहले हम भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी के लिए अपने दोनों हाथों के अंगूठे को कीप योर थंब ऑन योर ईयरलिड्स, कान पर रखने हैं। अपने चारों उंगलियों को आप ऊपर रख सकते हैं इस तरह से, या अपने चेहरे पर रख सकते हैं। ये अगले 1 मिनट तक हम भ्रामरी करेंगे। या फिर बहुत ही मुश्किल हो रही है आपको तो दोनों हाथों की उंगलियों से आप कान बंद कर सकते हैं। जब आप कान बंद करेंगे तो लंबी गहरी श्वास लेंगे और उस श्वास को छोड़ते समय जो ओंकार का उच्चारण है, जो हमिंग साउंड है, उसको आप सुनेंगे अच्छी तरह से। अपने पूरे शरीर में, पूरे मन में, पूरे सिर के हिस्से में वो जो वाइब्रेशंस है वो आपको बहुत ही अच्छा फील करवाएंगे। क्योंकि इस तरह से मैंने कानों को बंद कर दिया है, अपनी चारों उंगलियां मैंने सिर पर रखी हुई है। एक लंबी गहरी सांस, टेक अ डीप ब्रेथ। नमस्कार। ये अपने हाथों को ऊपर रखेंगे। Index finger touching the thumb. Keep your eyes closed and feel the vibrations. Feel the peacefulness. Feel the calmness. हमने जो शांति प्रस्थापित हुई है इसका अनुभव कीजिए। पूरे नर्वस सिस्टम को शांत कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है। स्ट्रेंथ बढ़ाता है। कोविड-19 की सिचुएशन में प्रणाली बहुत ही बेनिफिशियल रहा है। रिसर्च बताते हैं इसमें नाइट्रस ऑक्साइड रेडी होता है हमारे शरीर, तो लंग्स के लिए काम आता है। स्ट्रेंथ इंप्रूव करता है और उसको इन्फेक्शन से बचाता है। For the next 1 minute, we go for Omkar chanting. Omkar chanting, a powerful mantra, Pranava Japa. इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश स्थापित है। अनाहत साउंड, इसको करते समय आप पूरी तरह से शांत बैठेंगे, पीठ को सीधा रखेंगे। अगर पैरों में तकलीफ हो रही है तो आप चेयर में बैठ सकते हैं। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा या अपनी हथेलियां अपने घुटनों पर आराम से रख सकते हैं। आंखें बंद रखेंगे। अगले 1 मिनट तक हम लोग इसको करेंगे।
पूरी तरह से लंबी गहरी सांस लेनी है, लंबी गहरी सांस लेते हुए inhale, inhale deeply. Inhale. 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 कंटिन्यू कीजिए। आकार के वाइब्रेशंस आपके पेट के आसपास करेंगे, उकार के वाइब्रेशंस आपको अपने चेस्ट के आसपास मिलेंगे और मकार के वाइब्रेशंस सिर के आसपास, abdominal region, chest region and the head region. Feel the vibrations. अकार, उकार and मकार पूरी तरह से ओंकार। ये आप पूरी तरह से मन में भी कर सकते हैं, स्प्रिंग साउंड में भी कर सकते हैं, या फिर लोग से जैसे अभी हम लोग चैंटिंग कर रहे हैं उसी तरह से हम लोग बोलते हुए बड़ी आवाज में भी कर सकते हैं। इसको वैखरी कहा जाता है। स्प्रिंग साउंड रोमांच और जो मन में कहा जाता है उसको मनस बोलते हैं। उनका वाइब्रेशंस फिर से काम करेगा आपकी मन शांति पर, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल्स आपके बढ़ाएगा। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए पूरी तरह से बेनिफिशियल ओंकार चैंटिंग, ओंकार जाप, प्रणव जाप, powerful sound, a knot that was first heard in the universe. जिनको इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, साउंड स्लीप नहीं लगती है, they can chant ओंकार before going to sleep. Fear, anxiety, नर्वस सिस्टम शांत कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। और हम नीचे से अपने पीठ पर लेके शवासन स्थिति में योग निद्रा की आंखें बंद रखते हुए आप अपने मैट पर धीरे से लेट जाइए। बहुत ही जेंटल मूवमेंट्स होने चाहिए। श्वासों का अभ्यास किया है, एकाग्रता बढ़ाई है, वन पॉइंटेडनेस इज इंक्रीज्ड and therefore we are going towards yoga nidra, that is just lying down on your back in shavasana position. Let your body loose and relax. Hinaji, I request you to guide the yoga nidra, give instructions for yoga nidra. थैंक यू माधुरी मैम। तो सब अपने अपने मैट माधुरी मैम आप म्यूट कर लीजिए। यस, सब अपने मैट पे सीधे लेट जाइए शवासन की स्थिति में। दोनों पैरों में अंतर, हाथों में अंतर, हथेलियां ऊपर की तरफ, आंखें बंद। पूरा ध्यान अपनी ब्रीदिंग पे लगाना है।
पूरा ध्यान ब्रीदिंग पे केंद्रित कीजिए। अपनी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स कीजिए। बॉडी के किसी पार्ट को मूव नहीं करना है। ब्रीदिंग आपकी नेचुरल रहनी चाहिए। फोर्सफुल ब्रीद नहीं करना है। फोर्सफुल किसी भी पार्ट को मूव नहीं करना है। पूरा ध्यान सांसों के ऊपर और अपनी बॉडी को हमें रिलैक्स करना है। बॉडी का पूरा वेट अपने मैट पे डाल दीजिए और बॉडी बहुत हल्की हो गई है ऐसा महसूस कीजिए। हमने जो भी प्राणायाम की प्रैक्टिस की है उसे अपने बॉडी में फील कीजिए। आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं उन्हें महसूस कीजिए अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा। योग साधना की वजह से हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आई है, उसे फील कीजिए। हमारे मन में विचार आएंगे, उन विचारों को आने देना है और धीरे से बाहर जाने देना है। उन्हें रोक के नहीं रखना है। उन विचारों पे हमें कोई जजमेंट नहीं करना है। जिस तरह से हम सांस खींचते हैं और छोड़ते हैं, इस तरह से विचार हमारे माइंड में आएंगे और उन्हें बाहर निकाल देना है। जिस तरह से हम एक्सहेल करते हैं, एक्सहेल के साथ विचारों को बाहर निकालिए और अपने माइंड को पूरी तरह से रिलैक्स कीजिए। आपका माइंड पूरी तरह से फोकस है आपकी बॉडी पे और बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स है। अपने अंदर की एनर्जी को महसूस कीजिए। अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा बॉडी के जहां जिस जिस हिस्से में पेन है वो बाहर निकालिए। हम अपनी कल्पना शक्ति से ही अपनी बॉडी के सारे पेन्स बाहर निकाल सकते हैं। पूरा ध्यान अपनी ब्रीदिंग पे केंद्रित करना है। फील कीजिए कि आपकी बॉडी का एक एक पार्ट रिलैक्स हो रहा है। सबसे पहले अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा अपने राइट पैर को, राइट लेग को रिलैक्स कर दीजिए। अब अपने लेफ्ट लेग को रिलैक्स कर दीजिए। अब हम अपनी स्पाइन की तरफ जाएंगे। अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा अपनी बैक को रिलैक्स कर दीजिए। बैक पूरी तरह से रिलैक्स है। लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक। अब हम बॉडी के अगले हिस्से पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा अपने राइट हैंड को रिलैक्स कीजिए। अब अपने लेफ्ट हैंड को रिलैक्स कर दीजिए। अब हम अपने पेट के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे। अपने पेट की मूवमेंट को ऑब्जर्व कीजिए, फील कीजिए। सांस खींचते हुए पेट बाहर की ओर आएगा, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर की ओर जाएगा। अपने पेट को भी रिलैक्स कीजिए। अब अपनी चेस्ट पे ध्यान लगाइए और चेस्ट को भी रिलैक्स करना है। अपनी ब्रीदिंग को पूरी तरह से रिलैक्स कीजिए और फील कीजिए कि आपकी चेस्ट भी रिलैक्स हो चुकी है। अब अपना पूरा ध्यान गर्दन के ऊपर, फेस पे, फेशियल मसल्स को रिलैक्स कीजिए। आईज को रिलैक्स करिए। आपके माइंड को रिलैक्स कीजिए। फील कीजिए कि हमारा माइंड और बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। किसी तरह का पेन नहीं है, स्ट्रेच नहीं है। माइंड में भी किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है। धीरे धीरे इस अवस्था से बाहर आएंगे
अपने हाथों की उंगलियों को मूव कीजिए धीरे धीरे, बॉडी को फील कीजिए। दोनों हाथों को आपस में रगड़ना है, रब कीजिए हैंड्स को। अपनी आईज पे लगाइए। अब धीरे से आंखें खोलिए और अपनी दाईं तरफ मुड़ जाइए। अब धीरे से उठ के बैठ जाना है, पीठ सीधी रखते हुए अपनी जगह पे बैठ जाइए। धीरे से आंखें ओपन कीजिए। तो हमने अभी योग निद्रा का अनुभव किया। क्या हम कैन आई हैव ऑल ऑफ योर कैमरास ऑन प्लीज? नाउ वी हैव अ सेशन ऑफ we have our guest of honor with us, Dr. Shyam Sundar Sampat Jagtap sir. He is a BAMS MD doctor, and he has done his diploma in Yoga and Ayurveda from TMV Pune, and he is a panel consultant as Ayurveda in fertility in DY Patil Ayurvedic Hospital, Pimpri. So I welcome you, doctor. And I will hand over this mic to you to continue your session, as we have already took a lot of your time. So you please continue with your, we are just waiting for your positive thoughts. Thank you. Hello. Yes, sir, we can hear you. Audible to all. Yes, yes, sir. Yes, yes. Which language is preferable? It's English, Hindi, or Marathi? हिंदी इंग्लिश चालेल मला असं वाटतं. हा, इकडे बरेच लोक आहेत. हा, त्यामुळे म्हणून विचारला. तर पहिला अपन सर्व, हाँ, तो सबसे पहले हम धन्वंतरी स्तवन करके आयुर्वेद के हिसाब से आगे जाएंगे. शंखम चक्रम चरौकाच त्रिदताम मुक्तघटम चारुदोर्भिः चतुर्भिः सूक्ष्म स्वच्छाम अतिरुद्ध्याम शुकपर विलसनम मौलिमं भोजनेत्रम कालां बोधोज्वलांग पठितकपल विरसनम चारु पीताबराढ्यम वंदे धन्वंतरीतम निखिलगतवदम प्रौढ़दावाग्निलीलम प्रौढ़दावाग्निलीलम. थैंक यू. मैं मेरा सेशन स्टार्ट करता हूँ. मेरे को 2 सब्जेक्ट दिए हैं मैम ने, बेसिकली फर्स्ट फॉर द डिटॉक्स एंड सेकंड फॉर द डाइट. तो उससे पहले हम जो डिटॉक्स जो है, तो डिटॉक्स बोले तो आयुर्वेद के हिसाब से हम 2 चिकित्सा करते हैं. उसमें जो पहला रहता है शमन चिकित्सा एंड सेकंड जो रहता है वो शोधन चिकित्सा. शमन चिकित्सा में हम ये करते हैं कि दोषों को शरीर के अंदर ही उसको पचा के साम्य अवस्था में लाते हैं. और दूसरा जो रहता है वो शोधन चिकित्सा, जिसको हम डिटॉक्स बोलते हैं. तो शोधन चिकित्सा में दोषों को हम पूरे जड़ से निकाल के शरीर के बाहर फेंक देते हैं, उसे शोधन चिकित्सा बोलते हैं. तो शोधन में जो मुख्य जो 5 कर्म आते हैं उसको हम पंचकर्म बोलते हैं. उसमें से जो रहता है वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण, ये 5 कर्मों को मिला के पंचकर्म कहा जाता है. शोधन कर्मों से जो दोष बाहर निकाले जाते हैं और जिससे जो व्याधि जो ठीक हो जाती है वो वापस नहीं होती है, ऐसा आयुर्वेद के ग्रंथों में कहा है. तो हम जो शोधन चिकित्सा करते हैं तो उसके लिए हम किसी एक्सपर्ट के पास ही जाके करना चाहिए. मोस्ट प्रोबेबली आपके नियर बाय जो वैद्य है उनके उनके अंडर ऑब्जर्वेशन में ही आपको शोधन चिकित्सा कर लेनी चाहिए. तो अभी ये 5 जो कर्म है, बहुत सारे लोगों ने सुना है कि पंचकर्म करते हैं, डिटॉक्स करते हैं, बॉडी डिटॉक्स करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली पंचकर्म क्या रहता है, उसमें किस तरीके से होता है, लोग शिरोधारा को भी समझ जाते कि ये पंचकर्म है. वैसा नहीं है. वमन, विरेचन, ये बेसिक शोधन के जो प्रकार हैं, तो उसमें जो है वो आपको मेडिकेटेड दवाई देके जो उल्टी का दवा दिया जाता है उसको वमन बोला जाता है, जिसमें हम लैक्सेटिव्स देते हैं जिससे आपको लूज मोशन होते हैं, उसको विरेचन बोला जाता है. सेम थिंग हम एनिमा देते हैं जिसमें हम तेल का बस्ती यूज करते हैं, काढ़े का बस्ती यूज करते हैं, उसको हम बस्ती बोलते हैं, एनिमा, जैसा डिटॉक्स करने के लिए. उसके बाद जो आता है नस्य. तो नस्य जो रहता है वो उसमें नाक में हम औषधि छोड़ते हैं, जिसमें तेल रहता है, घी रहता है या स्वरस रह सकता है.
पांचवा जो आता है वो रक्त मोक्षण आता है। रक्त मोक्षण में हम जो है वो दूषित जो खून है वो बाहर निकालते हैं। उसके लिए हम लीच यूज कर सकते हैं, उसके लिए हम सिरिंज यूज कर सकते हैं, अलाबू है, ऐसे 4 टाइप से हम उसको रक्त मोक्षण करते हैं। लेकिन ये कर्म किन लोगों में करने चाहिए और कब करने चाहिए, किस तरीके से करने चाहिए, ये डिसीजन जो है वो वैद्य लेते हैं। तो उसके लिए आपको वैद्य से कंसल्ट करना चाहिए। आपकी बेसिक प्रकृति क्या है वो पता कर लेनी चाहिए। जो त्रिदोष बोले हैं, वात पित्त कफ, तो इसमें से आपके कौन से दोष बड़े हैं वो आपको पहले जान लेना चाहिए। नाड़ी परीक्षण के द्वारा, अष्टविध परीक्षण के द्वारा वैद्य आपको बता सकते हैं कि आपके कौन से दोषों की, विकृत दोषों की वृद्धि हुई है, कौन से दोष कम हुए हैं, धातु में क्या साम्यता है, अग्नि किस तरीके से है। ये सब जब फाइनल हो जाता है तो उस हिसाब से वैद्य फाइनल करता है कि हाँ आपको ये पंचकर्म करना चाहिए। तो वमन किस लिए करते हैं कि जहाँ पे कफ दोष का ज्यादा शरीर के अंदर विकृति रहेगी तो उसमें वमन किया जाता है। पित्त जो दोषों के जब विकृति ज्यादा बढ़ जाती है, वो वैसे आपके डिजीज चालू हो जाते हैं तो उसमें विरेचन किया जाता है। वात के विकार जब बढ़ जाते हैं तो उसमें हम बस्ती करते हैं। जब रक्त के दृष्टि के विकार और रक्त के आश्रित जो पित्त के विकार रहते हैं उसमें हम रक्त मोक्षण करते हैं। और ये कब करनी चाहिए, तो उसके लिए भी काल दिए हैं, उसके लिए भी पूर्व कर्म दिया है, उसके पश्चात कर्म दिया है। तो वर्षा ऋतु में मोस्टली हम जो करते हैं बस्ती करते हैं, वसंत ऋतु में मोस्टली हम वमन करते हैं, और शरद ऋतु में हम मोस्टली विरेचन और रक्त मोक्षण, तो ये प्रोसीजर करते हैं। तो ये जो है वो शोधन चिकित्सा के मुख्य 5 कर्म है, उसके रिलेटेड बाकी सारे कर्म है। लेकिन ये कर्म करने से क्या फायदा होता है, तो बेसिकली जो है पंचकर्म करने से आपके जो जाठर अग्नि है और 13 प्रकार के शरीर के अंदर के जो अग्नि बोले हैं वो प्रदीप्त होते हैं। रोगा सर्वव्यापी मंदाग्नि, हर एक डिजीज की जो शुरुआत है वो अग्नि मांद्य होने से होती है। आपको देखिए बुखार आने वाला रहेगा तभी आपको जो है पहले आपका भूख कम हो जाता है, आपको टेस्ट नहीं आता है। तो हर एक डिजीज की जो शुरुआत होती है वो पेट से चालू होती है, जिसे हम जाठर अग्नि बोलते हैं। इसलिए आयुर्वेद में एक श्लोक है, रोगा सर्वव्यापी मंदाग्नि, अग्नि मंद होने के कारण ही अपने शरीर में डिजीज जो है, व्याधि जो है वो शुरुआत हो जाती है। फिर दूसरा जो फायदा है, शरीर मन का जो है स्वास्थ्य बना रहता है पंचकर्म करने से। इंद्रिय प्रसन्न रहने लगते हैं, शरीर का जो स्किन का टेक्सचर है, वर्ण है, वो सुधारना चालू हो जाता है, उसमें अलग से तेज आने लगते हैं। जैसे सांप अपनी पुरानी स्किन छोड़ देता है और नई स्किन ले लेता है, उस तरीके से इम्पैक्ट आपको पंचकर्म करने के बाद मिलता है। आपने इंद्रियों की कार्य शक्ति बढ़ती है, आपका वर्क करने का स्टैमिना जो है वो बढ़ जाता है, आपका शरीर जो है वो बलदायक पुष्टिदायक ऐसा होना चालू हो जाता है। उसके बाद जो है जिन लोगों को संतति प्राप्ति नहीं होती है तो नॉट नीड द IUI IVF, नेचुरल प्रेगनेंसी रहने में आपको आसानी हो जाती है। इससे आपकी आयु बढ़ जाती है। वृद्धावस्था जो है, जो आपकी जो है जो फ्री रेडिकल्स है बॉडी के अंदर से वो कैचअप किए जाते हैं, और वृद्ध जो आपका जो डिजनरेशन प्रोसीजर है वो डिले हो जाता है। एक पंचकर्म करने से आपकी उम्र 3 साल से बढ़ना चालू हो जाती है। सेकेंड, उसके बाद जो आपको जो फायदा है, आपके जो बीमारियां है वो जड़ से निकल जाती है, तो जो व्याधि जो है वो समूल नष्ट हो जाता है। इसलिए पंचकर्म करना चाहिए। इससे पंचकर्म करने से आपका काया का पूरा पालट हो जाता है, इससे इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाती है। इसलिए हम लोगों ने पंचकर्म करना जरूरी है। अभी ये हो गया कि आप वैद्य के पास जाके जो पंचकर्म करते हो इससे आप शरीर शुद्धि कर सकते हो। अभी कुछ लोगों का कहना रहता है कि मेरे पंचकर्म के जाने के लिए टाइम नहीं है, बिजी शेड्यूल है, मैं अब्रॉड में हूँ, तो अभी उसमें क्या कर सकते हैं। तो हमारे आयुर्वेद में, आयुर्वेद जो शास्त्र है वो आयुष्य का वेद है, जिसमें हमको किस तरीके से विदाउट डिजीज रहना जो है वो सिखाया है। तो इसलिए घर पे भी रह के आप अपने बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हो। तो उसके लिए हमारे जो चातुर्मास में जो आते हैं सब, तो उसमें जो सबसे पहले लंघन जो उपवास जो हम करते हैं, इसीलिए तो चातुर्मास में ही जब आप देखते हो तो हमको उपवास के बहुत सारे नियम है। श्रावण महीना रहने दो, रमजान रहने दो, हर एक रिलीजन में आपको उपवास जो है वो बताया गया है, क्योंकि उपवास करने से आपके अंदर, शरीर के अंदर जो
इनडाइजेस्टेड जो फूड रहता है जिससे आम बनता है और जिससे व्याधि होती है, तो वो डाइजेस्ट होना चालू हो जाता है। सो घर पे आप जो डिटॉक्स की जो प्रोसीजर है उसमें आप उपवास कर सकते हैं। तो फास्ट किस तरीके से करना चाहिए? लोग फास्ट के दिन भी बहुत सारा कुछ खाते खाते रहते हैं, बोलते कि आज मेरा उपवास है। तो उपवास वैसे नहीं रहता। अपने शरीर के इंद्रियों के साथ आपका खुद का वास होना, इसके लिए आपको उपवास बोलते हैं। तो इसलिए उपवास जो है मोस्टली आप निरंतर कीजिए। उस दिन आप कुछ भी खाइए पिए मत। तो देखिए आपकी बॉडी के अंदर का एनर्जी जो है वो बढ़ना चालू होता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ना चालू हो जाती है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो रहता है, आप उसमें जो उपवास में जो है आप सिर्फ पानी पी के उपवास कर सकते हो। लेकिन पानी कौन सा पीना है? तो उबाला हुआ पानी पीना है, गुनगुना पानी पीना है। तो वो जो है वो आपके लिए बॉडी डिटॉक्स कर सकता है। और उसमें आप पानी में भी कुछ अलग अलग डिटॉक्स कर डिकॉक्शन करके डाल सकते हो। जैसे कि आज दालचीनी का पानी पिया, कल हल्दी का पानी पिया, परसों आपने इलायची डाला उसका पानी पिया। इस तरीके से भी आप बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हो। थर्ड थिंग है, आप फलाहार कर सकते हो, सिर्फ फ्रूट्स खा के सिर्फ रहने का। तो उससे भी आपका बॉडी जो है डिटॉक्स होना चालू रहता है। तो सेकेंड थिंग है, उसमें आप सूप ले सकते हो। पेया, विलेपी, यूश, यवागु, ऐसे रेसिपीज आयुर्वेद में बताई गई है जिससे आप पी के बॉडी घर पे भी डिटॉक्स कर सकते हो। और डिटॉक्स करने के आप पानी का उपयोग कर सकते हो, जैसे कि सिद्ध जल जिसको हम बोलते हैं कि सम मेडिकेटेड वाटर, आप वो स्नान के लिए यूज कर सकते हो, टब बाथ के लिए यूज कर सकते हो। कुछ आपने देखे रहेंगे कि गर्म पानी के कुंड मिलते हैं नेचर में, उसमें सल्फर रहता है जो स्किन डिजीज उससे ठीक हो जाते हैं। इसलिए लोग बोलते हैं कि गर्म पानी के कुंड में आपको नहाना चाहिए। तो ये जो है ये भी डिटॉक्स का ही प्रोसीजर है। उसके साथ जैसे योग में बताया गया है, जल नीति करते हैं आप, वमन धोती कर सकते हो, कपाल भाती कर सकते हो, त्राटक है, विविध टाइप के आसनास है, प्राणायाम है जो जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले किया। या आपके बॉडी के अंदर के जो कार्बन डाइऑक्साइड है शरीर से बाहर निकाल देते हैं, मैक्सिमम ऑक्सीजन आपके बॉडी के अंदर जाता है, जिससे आपके सेल जो है रिज्यूनेट होना चालू हो जाता है। तो ये जो है आप घर पे बॉडी डिटॉक्स कर सकते हो। और भी है जैसे कि मड थेरेपी है, सॉल्ट थेरेपीज है। तो इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स यू कैन डू एट होम आल्सो फॉर टू डिटॉक्स योर बॉडी। बट इसके लिए भी आपने करने से पहले आपके वैद्य के साथ कंसल्ट करना चाहिए, आपके योग एक्सपर्ट के साथ कंसल्ट करना चाहिए, आपके डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि किसी को शुगर रह सकता है, किसी को डायबिटीज रह सकता है, किसी को थायराइड का प्रॉब्लम रह सकता है, किसी को एलर्जी का प्रॉब्लम रह सकता है। तो ये जो सब प्रॉब्लम्स है आपको आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करके फिर आपको जो डिटॉक्स करना है आप घर पे उसका डिसीजन ले सकते हो। दिस इज द फॉर द डिटॉक्स। उसके ऊपर अगर आपको किसी को कुछ क्वेरीज रहेंगी तो अभी पूछ सकते हो या बाद में भी पूछ सकते हो। इसके आगे फिर हम डाइट के ऊपर जाएंगे। तो अभी किसी को कुछ क्वेरी रहेगा तो मैम प्लीज। So if anyone have any query, Sir, please ask. sir, will you give your information in written on WhatsApp group? Yeah, About how surely, ma'am. Surely. I will share the information in a return also. Definitely. Yes, please continue. Please continue. Thank you. Anything for the detox? Any questions for the Panchakarma and any related like that? If no, then I will go forward for the diet also. Yes, sir, please go ahead. In last 5 minutes, we are going to go with the question and answer round. Okay. No problem. So, should we have food or should we make complete उपवास? Ma'am, I can't understand. हाँ, डिटॉक्स करते समय खाना आहारावरती बोलतोय मी, स्टार्टच करतोय. हा, आपल्याकडे जे स्वस्थची जी व्याख्या सांगितली आहे आयुर्वेदामध्ये सुश्रुत संहितेमध्ये स्वस्थची व्याख्या सांगितली आहे की कोणाला हेल्दी म्हणावं. समदोष हा समाग्निच्च समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्मेंद्रिय स्वस्थ इति अभिधीयते. समदोष, आपके जो तीनों दोष है वो सम अवस्था में रहने चाहिए. सम अग्निज 13 टाइप के अग्निज आपके बॉडी के अंदर रहते हैं, वो सम अवस्था में रहने चाहिए. समधातु 7 प्रकार के धातु बोले, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सब सम अवस्था में रहेंगे तो आप स्वस्थ हो. मल क्रिया यानी कि
तीन टाइप के जो मल है जो अपने शरीर के अंदर के जो टॉक्सिन्स हो शरीर के बाहर निकाल देते हैं। तो ये तीनों जब समावस्था में रहेंगे तो आप स्वस्थ हो। समक्रिया आपके बॉडी की जो सब जो क्रिया है, एक्टिविटीज जो है, रिस्पिरेशन रहेगा, बाकी जो भी कुछ एक्टिविटीज है वो नॉर्मल कंडीशन में रहने चाहिए। इसके साथ जो लास्ट में जो बोला है, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनहा, प्रसन्न आत्मा, आपका आत्मा प्रसन्न, इंद्रिय आपके पंच इंद्रिय जो है, पंच ज्ञानेन्द्रिय जो है वो प्रसन्न रहने चाहिए। प्रसन्न मनहा, मनहा। और ये जो जब तक आपका मन स्वस्थ नहीं है तब तक आप स्वस्थ नहीं हो। अभी WHO ने भी ये जो डेफिनेशन है वो आपके हेल्थ के डेफिनेशन में ऐड किया है। बाय डिफॉल्ट अभी स्पिरिचुअली भी जो है वो उन्होंने एक्सटेंशन किया है। तो मन का जो आपको निरोध करना है तो इसके लिए आपको योग ही सबसे जरूरी है। योगा चित्त वृत्ति निरोधा। जो आपका चित्त है, आपका जो मन है जो यहाँ वहां भटक रहा रहता है, आप उसके कभी कंसंट्रेट नहीं कर सकते हो। अभी भी आप लेक्चर में बैठे हो लेकिन आपका ध्यान मेरा चाय का क्या होगा, मेरे दूध का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, अगर उस तरफ जो रहेगा तो आपका मन अभी जो है वो निरोध नहीं हुआ है। तो आपने अभी तक योग ठीक से नहीं किया है, तो ये आपका चित्त का निरोध नहीं हुआ है। इसलिए पतंजलि ने योग का आपको ज्ञान दिया है और आपको योग करने के लिए कहा है। तो इस स्वस्थ में जाने के लिए अगेन आपको जो है त्रयोप स्तंभ बोला है आयुर्वेद में, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ये तीन त्रयोप स्तंभ जो है जिसके ऊपर आपका जीवन जो है वो सुखदायी और दीर्घायुष्य रहता है। तो पहला जो है हम जो उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे वो जो है आहार। तो आहार कैसा होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आहार जो बोला है वो आपको जो है वो मिताहार बोला है, यानी कि मिताहार बोले तो अल्प मात्रा में खाना है। अभी अल्प बोले तो कितना खाने का, तो ऐसा सब लोगों को क्वेरी रहेगा। अल्प यानी कि अगर हम अपने पेट के 3 भाग करते हैं तो उसमें से एक भाग जो है वो घन भाग खाना है, एक भाग जो है वो द्रव भाग लेना है, और जो एक भाग जो बचता है वो वायु के लिए आपको खुला छोड़ देना है। अभी जब भी मिक्सर आप करते हो, ग्राइंड करते हो, तो मिक्सर में आप पूरा का पूरा मिक्सर पूरा फुल करके चालू नहीं करते। उसमें आप जो आपको जो भी पेस्ट करना है आप उसमें वो डाल देते हो, उसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हो और उसको ग्राइंड होने के लिए जगह छोड़ देते हो, तभी वो ठीक से मिक्स हो पाता है। सेम थिंग आपको पेट के अंदर भी थोड़ी जगह छोड़नी रहती है। पूरा गले तक आने तक खाना खाना बिल्कुल ठीक नहीं है। और जिसको 100 साल तक जीना है, उसके ऊपर जीना है, उन लोगों ने मिताहारी रहना जरूरी है। तो उसके बाद आपको जो है खाना कैसे खाना है, 2 ही टाइम खाना है। हर जहां में हर रिलीजन में आपको बताया गया है कि 2 ही टाइम खाना है। आप रमजान में भी देखो तो रोजा जब चालू होता है वो शाम को चालू होता है, रोजे सुबह चालू होते हैं, शाम को छूट जाते हैं। तो जो टाइम है वो सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में ही का है जो आपको फास्ट करना है। सेम थिंग आयुर्वेद में भी वही कहा है कि आप सूर्योदय होने के बाद खाना खाना चाहिए, सूर्यास्त के पहले खाना खाना चाहिए। तो दिन में 2 बार ही आपको खाना चाहिए। ये आपको रेफरेंस आपको महाभारत में भी मिलेगा, सेम रेफरेंस आपको वात्स्यायन काम सूत्र में भी मिलेगा कि दिन में 2 ही बार खाना चाहिए, उसके अलावा आपको खाना नहीं खाना चाहिए। सेम उसके बाद हमको खाना कैसे खाना चाहिए, खाना हमको चबा चबा के खाना चाहिए। एक जो निवाला है आपको 32 टाइम्स च्यू करने हैं। ऐसे आपको हमारे दादी थी वो बोलती थी, और इसके लिए वो 100 साल जीती थी। हमको जो है अभी 5 मिनट में खाना खाना है, हमको फास्ट फूड खाना है और हमको तंदुरुस्त हेल्थ चाहिए, पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले आपका जो आहार है वो आपको ताजा घर पे बना हुआ और अच्छे से चबा चबा के खाना चाहिए। उसके बीच में आपको थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए, जिससे जो खाना जो है वो ठीक से पच पाएगा। अभी पानी कैसे पीना है उसके ऊपर भी बहुत सारे विवाद है कि कुछ लोग बोलते हैं सुबह उठ के पानी पीना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं रात को सोते वक्त पानी पीना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप खाना खाने से पहले पानी पीते हो तो आपका अग्नि मंद हो जाता है, आपकी भूख चली जाती है। आप खाना खाने के बाद पानी पीते हो तो आपका डाइजेशन इम्प्रॉपर हो जाता है, क्योंकि वो ठीक से मिक्स नहीं हो पाएगा। आप खाना खाते वक्त पानी पीते हो तो वही सही है जो आपको डाइजेशन प्रॉपर कर सकता है। आपको जो खाना खाते हो वो आपके लिए बेनिफिट दे सकता है। तो सुबह उठ के भी पानी नहीं पीना चाहिए, रात को सोते वक्त पानी नहीं पीना चाहिए, खाना खाते वक्त पानी पीना चाहिए। उसके बाद जो है आपको जो खाने में जो है दिन में क्या खाना चाहिए, यानी कि गर्म खाना खाना चाहिए।
जो आपके घर में बनी हुई सब्जी रहेगी, रोटी रहेगी, दाल चावल रहेगा, वही खाना खाना चाहिए। उसमें आप गाय का घी जो है वो रेगुलरली ले सकते हो। गाय का घी सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। सुबह शाम आप गाय का घी और गाय का दूध, वो भी देसी गाय का घी और देसी गाय का दूध, वो आप ले सकते हो, जिससे आपका जो हेल्थ जो है वो मेंटेन रह सकता है। इसके अलावा जो है आहार जो है वो षड रसात्मक होना चाहिए, यानी कि उसमें मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 टाइप के जो रस बोले हैं, उन सब का जो आहार है वो आपके थाली में होना चाहिए। और तो नमक जितना कम रहेगा उतना अच्छा है, क्योंकि जो व्हाइट पॉइजन्स बोले उसमें शुगर है, सॉल्ट है और व्हाइट फ्लेवर जो है, तो ये जो 3 है वो व्हाइट पॉइजन्स बोले, जो आपके बॉडी में धीरे धीरे दोषों की विकृति बढ़ाता जाता है और आप डिजीज के लिए प्रोन होना चालू हो जाते हो। तो इसलिए जो है वो आपको जो है उनसे जितना कम खाओगे उतना अच्छा है। उसके बाद जो है पानी कैसे पीना चाहिए, तो पानी जो है उबाला हुआ ही पानी पीना चाहिए। लोग कहते हैं कि हम वाटर फिल्टर का पानी यूज करते हैं, हमारे इधर प्यूरिफायर है वगैरह, इससे पानी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप जो उबाला हुआ 100 डिग्री तक जो टेम्परेचर जाके के आने वाला जो पानी रहता है, वो पानी ही आपके लिए पथ्यकर रहता है, जिससे वो पचने के लिए हल्का रहता है। आपके बॉडी के अंदर के जो आम दोष है उसका पाचन करता है, अग्नि का प्रवृद्ध करता है, दीपन करता है। तो इसके वजह से जो है पानी जो है उबाला हुआ ही पीना चाहिए, जिससे आपकी रोग प्रतिकार शक्ति अच्छे से बढ़ सकती है। इस आहार में हम इतना ही लेते हैं, क्योंकि टाइम लिमिट हुआ है, 5:05 हुआ है। मैम अभी आप बोलिए, अगर कंटिन्यू करना है तो बताता हूँ, या फिर हम स्टॉप करते हैं, क्योंकि निद्रा और ब्रह्मचर्य हमारे इसमें नहीं है अभी इंक्लूडेड। कितना और कितना टाइम सर हम लोग कंटिन्यू करना है, तो कोई इश्यू नहीं है। कोई क्वेरी रहेगा तो अच्छी बात है, तो इंटरेक्शन कर लेंगे तो आसान रहेगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं सर से, क्योंकि अगर क्वेश्चन रहेंगे तो। Sir, I have a question. Yes, yes. When I was with you for treatment, I had food. So 3 months, only 2 times. That was helpful for me, but around 4, 5, I used to feel very hungry. Yes, yes. So khana, what is it said? It is said that before a sunset you should take a meal. So meal खाने से पहले। But then due to some workload, we can't sleep early, and then you feel hungry again at 10 o'clock. Then I can't sleep if I'm hungry. Then what to do? If you feel hungry, if you're doing a heavy work, then I think so you should take a early morning meal. ब्रेकफास्ट जो है हमारे इधर अंग्रेजों ने लाया है, मैंने अभी वो बताया नहीं। ब्रेकफास्ट, उसको ब्रेकफास्ट क्यों बोला है, क्योंकि जो हमको जो हंगर रहता है उसके लिए ब्रेक करने के लिए मेकले नाम का उनका जो ऑफिसर था, उसने इंडिया का इतना पूरा सर्वे करने के बाद उसको पता चला कि इंडियन लोग में इतना यूनिटी क्यों है, अलग लैंग्वेज है, अलग रिलीजन है, इतना सब कुछ होने के बाद ये लोग देश के लिए मर मिटने के लिए क्यों तैयार है। तो उसने उसको ऑब्जर्व किया कि हम लोगों का जो कल्चर है, आप यूपी में जाओ, आप हरियाणा में जाओ, आप दिल्ली में जाओ, आप केरल में जाओ, आप किधर भी जाओ, तो जो फार्मर्स है हमारे, तो फार्मर से सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्राह्मी मुहूर्त जिसे हम बोलते हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्राह्मी मुहूर्त यानी कि सूरज उगने के पहले 45 मिनट्स का जो ब्राह्मी मुहूर्त रहता है उसमें आपको उठना रहता है। लेकिन हम सब सूर्यवंशम हैं, हम सूर्य सिर के ऊपर आने के बाद 9 बजे 10 बजे उठ जाते हैं, तो इसके वजह से हमारा सब जो लाइफ जो है वो खत्म हो गया है। तो वो फार्मर से सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, फार्म पे जाने से पहले वो घर पे सब मिल के एक साथ बैठ के खाना खाते थे, और फिर वो अपने अपने काम के लिए घर से निकलते थे। घर के जो बड़े बुजुर्ग थे वो उनके ऊपर हर एक को अपना अपना काम दे के बाहर जाने के लिए छोड़ते थे। फिर शाम को सब 4 बजे तक घर पे वापस आते थे, खेत का काम रहने तो बाहर का काम करने के बाद। उसके बाद वो घर पे आके सब मिल के बैठ के खाना खाते थे, फिर 7-8 बजे तक सोने को जाते थे। आज भी हम इंडियन फार्मर्स की लाइफस्टाइल देखोगे ना, तो सेम इसी तरह से चालू है। इसकी वजह से वो 100 साल के ऊपर जिए है। आपकी दादी रहने दो, मेरी दादी रहने दो, वो विदाउट डिजीज 100 साल जी है, विदाउट नोन एनी साइंस, बिकॉज ऑफ ओनली आयुर्वेदा। दे प्रैक्टिकली वो आयुर्वेद जी रहे थे, इसलिए वो 100 साल जी रहे हैं। हमको पता नहीं है कि हम 50 तक भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बिकॉज ऑफ दिस। तो आपको अगर सुबह आप 9 के 10 के पहले खाना खाते हो, फुल डाइट,
आई एम नॉट सेइंग द लिटिल जस्ट फास्ट फूड लाइक दैट कि मैंने कुछ तो पिज्जा खाया, मैंने कुछ तो मैंने घर पे थोड़ा सा दाल रोटी बनी थी वो थोड़ी सी खाई और निकला, ऐसा नहीं है। आपको पूरा टोटल मील लेना है। आप सुबह 9 बजे पहले खा लीजिए। और खाना खाते वक्त मेरा आप लास्ट 2 डेज पहले ही मेरा एक आर्टिकल आया है लोकमत में, खाना खाते वक्त आपको खाने पे ही ध्यान देना है। हम जैसे कि हमारे यहाँ हम पूजा करते हैं खाना खाने से पहले, तो जिसके कि हम वदनी कवळ घेता ऐसे बोलते हैं, अन्न की पूजा करते हैं क्योंकि ये हमको बहुत मेहनत से मिलता है। लेकिन हम अभी खाना उस तरीके से नहीं खाते। हम खाना खाते हैं तो टीवी देख रहे रहते हैं, खाना खाते वक्त हमारा मोबाइल चालू रहता है, खाना खाते वक्त हम मैसेज कर रहे थे, मेल पढ़ रहे रहते, पेपर पढ़ रहे रहते। तो ये खाना खाने के प्रॉपर तरीका नहीं है। हम खाना जमीन पर बैठ के खाना चाहिए, नॉट डाइनिंग टेबल। अगेन अपने पेट बढ़ने का रीजन है डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल के नीचे से अपने पेट बढ़ रहे हैं। जो हमारी दादी नानी जो हमारे सब बुजुर्ग थे वो नीचे बैठ के खाना खाते थे, तो जितना जरूरी खाना है उतना ही पेट के अंदर जाता था, और उसके वजह से एक्स्ट्रा डाइट बॉडी के अंदर नहीं जाता है, फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाता है। आपको 4-5 बजे प्रॉपरली भूख लगता है। उसी तरीके से बॉडी के अंदर जो आपके लीवर के सिक्रेशन, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन, पैनक्रेटिक सिक्रेशन सुबह 8-9 बजे रहते हैं और शाम को 4-5 बजे रहते हैं। आप कभी भी देखिए, आपको ऑफिस में आपने 2 बजे भी खाना खाने रहने तो आपको 4-5 बजे वापस आपको लगता है कि हाँ मेरे को भूख लगा, अभी मेरे को कुछ तो खाना चाहिए। तो उस टाइम हम ब्रेकफास्ट करते, कुछ टी लेंगे, सैंडविच लेंगे, ऐसा कुछ तो करते। उस टाइम आपने पूरा दाल रोटी चावल वगैरह सब फुल मील ले लिया तो आपको रात को भूख नहीं लगेगी। फिर भी आपको अगर लगता है आपको भूख लगती है तो आप कुछ तो मिल्क ले सकते हो, लिटिल बिट फ्रूट्स ले सकते हो, या सूप वगैरह ले सकते हो। नेक्स्ट। Thank you, sir. मैम एनी मोर क्वेश्चन? Anyone have any query? Please, you can ask. सर मैं एक पूछ लेती हूँ। नो प्रॉब्लम। जो हनी है वो गर्म पानी में पीना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं। इट्स शहद को कभी गर्म नहीं करते। शहद अगर गर्म करके हम पीते हो तो वो पॉइजन की तरह काम करना चालू कर देता है। बहुत सारे लोग अर्ली मॉर्निंग बोलते हैं सबसे पहले गर्म पानी में शहद और दिया नींबू है डाल कि हनी जो है आपको बिल्कुल गर्म नहीं करना है। उससे आपको जो पहले आपका वेट लॉस होना चालू होता है क्योंकि पॉइजन चालू है बॉडी के अंदर। लेकिन थोड़े दिन बाद आप कंटिन्यू जब उसको लेते हो तो आपके गले में तकलीफ चालू होता है, ड्राइनेस आना चालू हो जाता है, आपके जॉइंट पेन स्टार्टअप हो जाते हैं। मेरे पास अगर कोई यंग एज का जॉइंट पेन का पेशेंट आता है तो मैं सबसे पहले उसको पूछता हूँ वेट लॉस के लिए गर्म पानी में हनी लेना चालू किया है क्या। तो वो सबसे रॉन्ग तरीका है। अनदर थिंग, आपके पार्लर के जो पार्लर ब्यूटिशियन है वो बताते रहते हैं कि पानी बार बार पीना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। आपको जितनी प्यास लगी है उतना ही पानी पीना चाहिए। उससे ज्यादा पानी पीने से भी आपके बॉडी के अंदर वाटर टॉक्सिसिटी आती है। आप ये गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, जिससे आपको बहुत सारी बीमारियां होना चालू हो जाता है। सो अवॉइड द मैक्सिमम एवरीथिंग। अति तेथे माती, ये हमारे मराठी में एक कहावत है कि हम कुछ भी जो ज्यादा करोगे उससे आपको तकलीफ होगा। जी थैंक यू सर। किसी को कुछ पूछना है? हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर, अब मेरी आवाज आ रही है? श्योर। सर मेरा प्रॉब्लम यह है कि मेरी बॉडी ना पित्त एसिडिटिक बॉडी है। तो मैं जो भी खाती हूँ, कितने भी जल्दी खाया 7-7:30 बजे, तो शाम को ना चेस्ट में हेवी फील होता है। मतलब ऐसे कि असं ढेकर वगैरे द्यावं वाटतं पण ह्याचं कारण सांगतो तुम्हाला। 2 गोष्टी आहेत। तुम्ही आहारामध्ये काय घेता। जर पित्त वाढवणारे जर सगळे पदार्थ तुमच्या आहारात असतील, सगळ्यात महत्वाचे आपल्याकडे पित्त वाढवणाऱ्या गोष्टी आहेत तर त्या तुरीची डाळ सगळ्यात पित्तकर आहे। पण सगळ्या घरांमध्ये तुरीचीच डाळ असते, मुगाची डाळ वापरली जात नाही। तुम्ही त्या ठिकाणी मूग, मसूर, उडीद अशी डाळी वापरायला सुरुवात करा। सेकंड थिंग, दही मी सांगतो ऐकून घ्या, मग तुमचं त्यात काही राहिलं तर मला विचारा। दही, लोणचं, वरून घेतलं जाणारं मीठ, हे जे आहे हे अवॉइड केलं पाहिजे।
सेम थिंग जसं मगाशी सांगितलं तशाप्रमाणे पोटाचे 3 भाग करा. म्हणजे भुकेपेक्षा 2 घास कमी खा, हे सगळ्यात महत्वाचं. 1 घास 32 वेळा चावून खा. जेवताना मध्ये थोडं थोडं पाणी प्या. हे तुमचं पित्त वाढू देणार नाही. आणि थोडस पोटात जागा ठेवा शिल्लक, कारण की ढेकर सुद्धा यायला जागा राहत नाही, म्हणजे तुम्ही किती पोट भरून खाताय. नाही, तेच मला म्हणायचंय की मी थोडंच खाते. मला माहित आहे, मी पण योगा ट्रेनर आहे, तर मला माहित आहे माझ्या बॉडीमध्ये ऍसिडिटी जास्तच होते असं मला वाटतंय. आणि जेवल्यानंतर किती वेळाने झोपलं पाहिजे, म्हणजे अंतर किती पाहिजे झोपेत आणि जेवणामध्ये? कमीत कमी 1.5 ते 2 तासाचं. म्हणजे तुम्ही संध्याकाळी 4-5 वाजता जेवताय तर संध्याकाळी 8 वाजता वगैरे झोपून जायला पाहिजे. 8 पर्यंतच जेवते, 8च्या आधी म्हणजे फिनिश करते जे मी जेवण आहे. चुकीचा टाइम आहे, टाइम चुकीचा आहे मॅडम. मी आत्ताच सांगितलं सूर्यास्तापूर्वी. मी आता ही गडबड करतोय म्हणजे मला जेवायला जायचंय म्हणून गडबड करतोय. कारण की आता जेवण नाही घेतलं तर मी जर ट्रॅव्हलिंग मध्ये गेले ना, तर असं वाइंडिंग रोड वगैरे मिळाले ना, तर मला हमखास चक्कर वगैरे येऊन वॉमिट होते. हे बरोबर आहे. हे विकृत पित्त आहे, पित्तच भ्रम म्हणतात त्याला. हे विकृत पित्त आहे. तुम्हाला शोधनाची गरज आहे. तुम्ही विरेचन किंवा बस्ती याच्यापैकी कोणतं तरी एक कर्म करून घेण्याची गरज आहे. कारण की जर तुम्ही सगळं छान योग करताय तर ते विकृत राहिलेलं जे पित्त आहे ते शरीराच्या बाहेर एकदा जाणं गरजेचं आहे. तर ते बाहेर गेल्यानंतर तुम्हाला हे सगळे त्रास थांबून जातील. म्हणजे विरेचन करायला हवं. विरेचन बस्ती दोन्ही करायला हवं तुमच्यामध्ये. ओके. हा, म्हणजे असं तुम्ही जेवढं सांगताय त्याच्यानुसार. पण ते आयुर्वेदमध्ये एक टॅबलेट आहे ते पोट वगैरे साफ होण्याचे, त्याच्यामुळे नाही होत का ते बस्तीच करायला पाहिजे? कसं असतं मॅडम, आता याच्यामध्ये प्रकृती तुमची माहित होणं गरजेचं असतं. फक्त एका टॅबलेटनी असं सगळे आजार बरे होत नसतात. आयुर्वेदाचं हेच थोड़ा इंटरफेयर कर. ओके ओके. हाँ शहनाज जी, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है वो हम लोग 1 to 1 डिस्कस कर सकते हैं, है ना? तो अभी डॉक्टर जी ने बोला कि टाइम दिया खाना खाने का, तो लेट अस फॉलो दैट प्रॉपर टाइम. हाँ, नहीं, अगर मैं फॉलो नहीं करूंगा तो मेरे पेशेंट को बता नहीं पाता हूँ कि हाँ आपको ये फॉलो करने से आपको बेनिफिट होने वाला है. तो मेरे पेशेंट आके मेरे को पूछते हैं सर आप खाना खाते हो क्या इतने टाइम पे? कोई बात नहीं. सर एक कॉमन क्वेश्चन, अगर आज अभी जैसे कोरोना है, पैंडेमिक है, आई थिंक हाँ. सब लोग फॉलो कर रहे हैं वो विटामिन और मल्टीविटामिन और कैल्शियम और ये सब चीजें आजकल सब फॉलो कर रहे हैं. तो ये सब तो ठीक है, बट वो हर्बल लाइफ और ये एमवे और ये सब चीजों की जो वो जो प्रोडक्ट्स जो ड्रिंक्स होते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स, वो कहाँ तक सही है और कितने साइड इफेक्ट्स हैं और नहीं है? मैंने कहा अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हमारे पास साइंस का डेवलपमेंट हुआ, हमारे पास बहुत रिसर्च हुआ, हमको प्रोटीन्स पता चले, कार्बोहाइड्रेट्स पता चले, फैट्स पता चला, मिनरल्स पता चला, फिर भी हम 100 साल नहीं जी पा रहे जी. फिर भी हम 100 साल नहीं जी पा रहे. लेकिन जो हमारे बुजुर्ग थे, हमारे बुजुर्ग, हर एक के फैमिली में देखो, किसी भी एरिया के देखो, तो उनके पास कोई पढ़ाई लिखाई नहीं थी, उनके पास कोई नॉलेज नहीं था, उनको कुछ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कैलोरीज कुछ भी पता नहीं था, फिर भी वो लोग 100 साल जिए. जो भी बंदा 75 के ऊपर जिया है ना, आपको किधर भी मिले, उनसे पूछ लो आपके हेल्थ का रीजन क्या है कि आप इतने फिट क्यों हो दादाजी, तो आपको बताएंगे कि मैं सुबह खाना खाता हूँ, शाम को जल्दी खाना खाता हूँ, एक ही टाइम खाना खाता हूँ. ऐसे लोग आपको मिलेंगे. मैं ऐसे कम से कम 60 से 100 लोगों को मिल चुका हूँ. इनसे जब मेरे को पता चला कि यार यहाँ ये तो आसान तरीका है, खाने में आपको सब कुछ खाना है, अपने खेत में जो उग रहा है वही खाने का है. अगर मैं एप्पल खा रहा हूँ, किधर से आ रहा है? हिमालय से आ रहा है. लेकिन मेरे इधर पे क्या आ रहा है? मेरे इधर तो पेरू आता है, मेरे इधर तो गन्ना उगता है. तो जहाँ का जो लोकल फूड है वो अगर आप खाते हो तो आपके लिए हेल्दी है, हर एक रीजन के इधर का. अगर हम नागपुर के उधर तरफ जाते हो तो तेल ज्यादा यूज करते हो लोग, क्योंकि वहां पे ड्राइनेस ज्यादा है. वहां पे आप तेल खाते हो, बहुत अच्छी बात है. आप कोस्टल जोन पे जाते हो, लोग मच्छी और सी प्रोडक्ट्स और चावल
बस उतना ही खाते हैं, लेकिन वो फैटी नहीं रहते। लेकिन हम जहाँ अभी रह रहे हैं, ये साधारण देश है, यहाँ पे हम इतना नॉनवेज ज्यादा, फिश ज्यादा, ये सब खाते हैं, लेकिन उसको आपको ओमेगा एसिड्स मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ आपको जो अनवांटेड फैट्स भी मिलेगा ना, वो भी दिक्कत वाला है। सो मल्टीविटामिन, अभी आपने प्रोटोकॉल देखेंगे ना WHO का, तो उसमें भी विटामिन सी, विटामिन ई जो है ना, वो सब आउटडेटेड है, उसका कुछ यूज नहीं है। कोरोना में अभी उन्होंने भी जी सर, Okay. थैंक यू सर, बहुत अच्छे से समझाया। एक कॉमन क्वेश्चन था, आजकल सब लोग ये चीजें ले रहे हैं, तो उनको ये जानना जरूरी है इन चीजों के बारे में। यस, अभी जो इससे इससे जो कुछ लोग है ना, जस्ट 1 मिनट इंटरप्ट कर रहा हूँ, कुछ लोग जो जिंक ज्यादा ले रहे हैं कोविड में, कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जिंक खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, इट्स वाइटलिटी बढ़ती है, आपका सेक्सुअल स्टैमिना बढ़ता है, इसलिए जिंक को भी टैबलेट तो रैंडमली घर पे लिया जाता है, डेली लेते हैं लोग, मेरे दोस्त भी लेते हैं। अभी जो पेशेंट आपको म्यूकोरमाइकोसिस के मिले हैं ना, तो वन ऑफ दैट रीजन की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द जिंक इन योर बॉडी, so patient got into the mucormycosis. So कुछ भी आपको ज्यादा नहीं लेना है, मिताहार, बस रीजन। So I think so, डॉक्टर साहब ने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। हीना जी, should we go for the Shanti mantra? Yes, ma'am. So it was a very informative and beautiful session by Doctor, and I hope we all have enjoyed his session. And let's hope to see him again next time in next session. Hope for the best. So we are going to end the session with the prayer. And before that, we have shared a Facebook link to give your reviews. Please give your suggestions or positive or negative, anything you want to give your review so that we can improve ourselves. So please go ahead and join that link, and please give your reviews and feedbacks. And now everyone, sit straight, spine straight. We are going to chant Omkar and Shanti mantra to end the session. Just join your palms, eyes closed, spine straight, chest up. Take a deep inhale. Sahana bhavatu, सहनौ भुनक्तु, सहवीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति Shanti, Shanti. Gently rub your palms. Place them on your eyes. Absorb the energy. Slowly open your eyes. Thank you so much, everyone, for joining our session. Thank you so much, sir. Thank you, Madhuri ma'am. Thank you, every participant. And hope to see you soon, everyone. In your feedback. Thank you.